Hello students, how are you? Welcome to English classes by Dinesh Kumar Srivastav. Students, in this video we will study how to write formal letters. Students, आपको मैंने अपने पिछले वीडियो में लेटर्स के बारे में बताया था कि जो फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर्स होते हैं वो क्या होते हैं और उनके बारे में एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर मैंने आपको दिया था। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि जो फॉर्मल लेटर्स हैं उनको कैसे हम लिखते हैं। तो देखिए शुरू करते हैं। सबसे पहले टाइप्स ऑफ फॉर्मल लेटर्स है, तो इसके टाइप्स क्या होते हैं तो हम पढ़ते हैं। देखिए सबसे पहला टाइप होता है इसका बिजनेस लेटर। बिजनेस लेटर्स में क्या क्या आते हैं देखिए, मेकिंग इंक्वायरीज, आस्किंग फॉर इंफॉर्मेशन। तो इसमें क्या है, जैसे हमको किसी चीज़ की इंक्वायरी करनी है, जैसे हमें कुछ मंगाना होता है कहीं से और हम उसकी जानकारी लेना चाहते हैं, या हम कहें कि हमें कोई कोर्स करना है, जैसे कोई स्कूल है या कोई इंस्टीट्यूशन है जो किसी पर्टिकुलर कोर्स को अवेलेबल कराता है स्टूडेंट्स के लिए, तो हमें वो उसके बारे में जानकारी इकट्ठी करनी है कि किस तरह की जानकारी, जैसे कि कितना उसका ड्यूरेशन है उस कोर्स का और क्या उसका फीस स्ट्रक्चर है और इस तरह की जो भी दूसरी जानकारी हो, तो उनको पूछने के लिए हम लेटर लिखते हैं, मेकिंग इंक्वायरीज। दूसरा है या आस्किंग फॉर इन्फॉर्मेशन भी कह सकते हैं इसको, रिप्लाइंग टू इंक्वायरीज, गिविंग इन्फॉर्मेशन। एक टाइप का होता है कि जब सपोज कीजिए कि आप ही ने एडवर्टाइजमेंट दिया है, आपका इंस्टीट्यूट है और आप किसी कोर्स को आप अपने इंस्टीट्यूट में अवेलेबल कराते हैं, तो आपके पास इंक्वायरी लेटर आया किसी स्टूडेंट का और फिर आपको उसका रिप्लाई करना है, तो वो भी हम इसी में रखेंगे बिजनेस लेटर्स में। इसके अलावा प्लेसिंग ऑर्डर्स और सेंडिंग रिप्लाईज। अगर हमें किसी ऑर्डर को प्लेस करना है, मीन्स टू से जैसे हमें कुछ चीज़ें मंगानी है, सपोज यू आर द लाइब्रेरियन, आप लाइब्रेरियन हैं अपने स्कूल के और आपको अपनी लाइब्रेरी में बहुत सी बुक्स की ज़रूरत है जो अवेलेबल नहीं हैं, तो आप चाहते हैं कि आपकी लाइब्रेरी में वो बुक भी हों, तो आप किसी पब्लिकेशन को या किसी पब्लिशर को एक लेटर लिखते हैं ऑर्डर करते हुए कि हमें ये पर्टिकुलर बुक्स चाहिए, तो उसके लिए हम ये लेटर लिखते हैं। या कैंसलिंग ऑर्डर के लिए, या रजिस्टरिंग कंप्लेंट्स अबाउट प्रोडक्ट्स, आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा है उसमें कोई प्रॉब्लम आई है तो हम उसकी रजिस्टर कंप्लेंट करने के लिए ये लेटर लिखते हैं। दूसरे टाइप का होता है हमारा ऑफिशियल लेटर्स। इसमें भी ये वही आते हैं एक तरह से, जैसे हमने बिजनेस लेटर पढ़े, ये भी एक तरह से ऑफिशियल लेटर भी बिजनेस लेटर जैसे ही होते हैं, जैसे रजिस्टरिंग कंप्लेंट्स। इसमें स्पेशली जैसे रोड्स, थेफ्ट्स वगैरह ऐसी चीज़ों की कंप्लेंट कर रहे हैं, तो वहाँ पर जैसे हमने प्रोडक्ट खरीदा है उसकी कंप्लेंट कर रहे हैं, वो एक अलग चीज़ है। यहाँ पर ये रोड है, जैसे रोड आपकी सड़कें ख़राब है तो उनकी कंप्लेंट जो होगी वो ऑफिशियल कंप्लेंट कहलाएगी, क्योंकि वो हम किसी गवर्नमेंट ऑफिस में करेंगे, है ना। अगर हमने कोई प्रोडक्ट खरीदा है, सपोज कीजिए आपने वॉशिंग मशीन खरीदी, तो वॉशिंग मशीन की कंप्लेन आप उस कंपनी में करोगे या आप उस शोरूम में करोगे जहाँ से उस मशीन को लेकर आए हो। लेकिन कहीं पर सड़कें ख़राब हैं, आपकी कॉलोनी में अक्सर चोरियाँ होती रहती हैं, या फिर कि आपके आसपास काफ़ी गंदगी है, तो उसकी जो शिकायत करेंगे हम वो किसी गवर्नमेंट ऑफिस में करेंगे, है ना। मेकिंग इंक्वायरी जैसे किसी कोर्सेज टूर्स की, तो ये वही है, मेकिंग रिक्वेस्ट एंड अपील्स। नेक्स्ट देखिए लेटर टू एडिटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये 10th में भी और 12th में भी सभी क्लासेस में ये आता है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो इसमें ये हम लेटर, एडिटर को एक लेटर लिखते हैं। एडिटर जो न्यूज़पेपर के संपादक होते हैं उनको लेटर लिखते हैं। उसमें हम गिविंग सजेशन, व्यूज़ ऑन इश्यूज ऑफ पब्लिक अर्लीस्ट आर्टिकल्स इन द न्यूज़ ऑन अ पब्लिश्ड लेटर, यानी कि कहने का मतलब है कि जो आपके आसपास की जो प्रॉब्लम है, समस्याएं हैं या किसी भी तरह की जो बात है उसको आप न्यूज़पेपर में पब्लिश कराना चाहते हैं, तो आपको एक लेटर एडिटर को लिखना होता है, तो वही लेटर हम इसमें सीखेंगे। नेक्स्ट होगा हमारा जॉब लेटर्स। ये स्पेशली एप्लीकेशन फॉर द जॉब होता है, जैसे आपको किसी स्कूल में या किसी कंपनी में किसी भी तरह का एडवर्टाइजमेंट दिया है उन्होंने किसी पोस्ट के लिए और आप उसके लिए सूटेबल हैं, तो आप इस लेटर को लिखेंगे। जैसे हम लेटर लिखते हैं वहाँ पर जब हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं, जनरली हमें तब भी एक लेटर लिख करके देना होता है, तो उस लेटर में हम कैसे लिखते हैं, क्या लिखते हैं, तो वो हम इस वीडियो में आज आप पढ़ेंगे। तो देखिए एक बार फिर मैं आपको जो फॉर्मल लेटर का जो हमारा फॉर्मेट होता है मैं उसके बारे में समझाता हूँ। वैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको समझाया था, फिर भी एक बार समझ लेते हैं कि जो फॉर्मेट
होता है उसमें हमें सबसे पहले क्या लिखना होता है, सेंडर्स एड्रेस लिखना होता है, जो हमारा टॉप लेफ्ट कॉर्नर होता है, टॉप लेफ्ट साइड में टॉप पर हम सबसे पहले सेंडर्स का एड्रेस लिखेंगे डेट के साथ में। उसके बाद हम लिखेंगे रिसीवर्स का एड्रेस, जो हम जिस व्यक्ति को हम लेटर को भेज रहे हैं, है ना, वो रिसीवर होगा जो हमारे लेटर को रिसीव करेगा, तो उसको हम भेजेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा सब्जेक्ट है ना। उसके बाद सैल्यूटेशन है, सैल्यूटेशन मैंने आपको बताया ही था प्रॉपर, है ना, डियर सर, डियर मैम एट्सेट्रा। तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट और सैल्यूटेशन में से हम किसी को भी पहले लिख सकते हैं, है ना। हम सैल्यूटेशन को पहले और सब्जेक्ट को बाद में भी लिख सकते हैं, ऐसा भी पॉसिबल है। ये हमारे CBSE का न्यू रूल है, और अगर हम नहीं लिखते हैं तो भी सही रहेगा हमारा। नेक्स्ट हमारा बॉडी ऑफ द लेटर है, कंटेंट है। इसमें मैंने आपको समझाया ही था, इंट्रोडक्शन लिखते हैं, मिडिल पार्ट लिखते हैं और कंक्लूजन लिखते हैं। इंट्रोडक्शन में हमें जो भी लेटर में लिखना चाहते हैं उसके बारे में एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन देते हैं। मिडिल पार्ट में हमारी फुल डिटेल होती है, जो भी हमें उस लेटर में कहना होता है उसके बारे में। और कंक्लूजन में हम लास्ट में एक कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष निकाल करके थोड़ा सा लिखते हैं। और लास्ट में हमें कोई कम्प्लीमेंट्री क्लोजर देना है, सब्सक्रिप्शन, जैसे योर्स फैथफुली, योर्स सिंसियरली एट्सेट्रा। इसके बाद में हमें सिग्नेचर, अपना नाम और डेजिग्नेशन भी दे देना होता है। तो स्टूडेंट सबसे पहले पढ़ते हैं हम इंक्वायरी लेटर के बारे में। तो देखें, एज द नेम सजेस्ट दिस टाइप ऑफ लेटर इज द सोर्स ऑफ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन। मतलब जैसा कि इसका जो नेम है वो सजेस्ट करता है, नेम से हमें क्या पता चला है, इंक्वायरी लेटर। इंक्वायरी क्या होता है, जनरली हम जानते हैं इंक्वायरी, जैसे हम रेलवे स्टेशन पर जाएं, है ना, बस स्टैंड पर जाएं, एयरपोर्ट पर जाएं, तो वहाँ पर एक इंक्वायरी ऑफिस होता है। वहाँ से हम क्या करते हैं, हम अपने जो भी ट्रेन है या बसेज हैं या प्लेन है उसकी जो टाइमिंग है, कब कौन सी ट्रेन कहाँ जाएगी, या इस तरह की इंक्वायरी करते हैं। पूछताछ केंद्र भी हम इसको हिंदी में कहते हैं। तो नेम से ही सजेस्ट होता है कि इस लेटर में हम क्या कहते हैं, ये एक ऐसा लेटर है जो एक सोर्स है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का, जहाँ से हमें बहुत सी इंफॉर्मेशन जो हमें आवश्यक होती है, हमारे लिए ज़रूरी होती हैं, तो वो हम इस इंक्वायरी लेटर के माध्यम से हम प्राप्त करते हैं। पीपल यूजुअली यूज अ लेटर टू ऑफ इंक्वायरी एज वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड बिजनेस लेटर और फॉर्मल लेटर। तो लोग इस लेटर को, लेटर ऑफ इंक्वायरी को, जो सबसे अच्छे कह सकते हैं सबसे ज़्यादा यूज किए जाने वाले जो बिजनेस लेटर या कहें कि फॉर्मल लेटर होते हैं, है ना, उसमें से लेटर ऑफ इंक्वायरी को यूज़ करते हैं। ए लेटर ऑफ इंक्वायरी हेल्प्स अ पर्सन टू हैव इंफॉर्मेशन लाइक सम कोर्स और जॉब इंक्वायरी, प्राइसेस ऑफ सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स, टर्म्स एंड ऑर्डर्स और वर्किंग एग्रीमेंट्स। तो लेटर ऑफ इंक्वायरी की मदद से हमको क्या क्या पता चल सकता है, किसी भी व्यक्ति को या हमको बहुत सी इन्फॉर्मेशन पता चल सकती हैं, जैसे कि किसी कोर्स के बारे में, या हमें किसी जॉब के बारे में इंक्वायरी करनी है, कोई हमने प्रोडक्ट खरीदा है या सर्विस खरीदी है या ख़रीदना चाहते हैं तो उसकी प्राइसेस के बारे में, उसकी क्वालिटीज़ के बारे में, टर्म्स एंड ऑर्डर्स के बारे में, और वर्किंग एग्रीमेंट्स जो होते हैं उनके बारे में हमें इस इंक्वायरी लेटर से पता करना होता है, और ये हमें पता चलता है। तो देखिए पॉइंट्स टू रिमेंबर, जब हम एक लेटर टू इंक्वायरी लिखें तो हमको क्या पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान में रखने चाहिए। तो देखिए, गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट योरसेल्फ। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना है, यानी संक्षिप्त में आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है। इंक्लूड द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इफ पॉसिबल, और अगर पॉसिबल है तो आपको ऑर्गेनाइजेशन का नेम भी इंक्लूड करना है कि आप किस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हो। प्रोवाइड क्लियर डिटेल्स अबाउट द एरिया ऑफ इंक्वायरी, और जिस एरिया के बारे में आपको इंक्वायरी करनी है, जिस फील्ड की, कहने का मतलब है यहाँ पर एरिया का मतलब किसी स्पेस से ही नहीं है, मतलब किस चीज़ के बारे में आपको इंक्वायरी करनी है उसकी पूरी डिटेल आपको क्लियरली प्रोवाइड करनी होती है इस लेटर के थ्रू। प्रेजेंट योर क्वेरीज एंड डाउट इन अ क्लियर एंड अंडरस्टैंडेबल फॉर्म। तो आपकी जो भी क्वेरीज हैं, जो भी आपके अंदर डाउट्स हैं, उन चीज़ों को आपको क्या करना है, बहुत ही क्लियर और अंडरस्टैंडेबल फॉर्म, यानी कि कोई भी जिसको इजीली अंडरस्टैंड कर सके, उसमें आपको अपने इस लेटर में उन सारी चीज़ों को बहुत ही क्लियर तरीके से प्रेजेंट करना है या लिखना होता है।
मेंशन द डेडलाइंस बाय विच यू नीड द इंफॉर्मेशन। साथ ही साथ हमें इसमें क्या करना होता है, जो डेडलाइन मतलब कोई टाइमिंग हम देनी है कि हमें इस टाइम तक ये इन्फॉर्मेशन हमें अवेलेबल हो जानी चाहिए। तो हम उसमें क्या करेंगे कि वो डेडलाइन भी दे देंगे कि हमें कब तक ये हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो स्टूडेंट्स इसको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा भी समझ लेते हैं। जैसे हम देखते हैं कि MS कंचन कुकवेयर, दिल्ली गेट, अजमेर have advertised a scheme to exchange old pots and pans with non-stick wares. Write a letter to the manager of the firm inquiring about the terms and conditions of the scheme. Sign yourself as Mrs. Sneha Gupta of Park Lane, कोटा। तो ये देखिए एक एग्जाम्पल है, इसमें क्या है, एक कंचन कुकवेयर हैं दिल्ली गेट अजमेर के, उन्होंने एक एडवर्टाइजमेंट दिया है एक स्कीम का, और उस स्कीम में क्या है कि उसमें आप अपने ओल्ड पॉट्स को एक्सचेंज कर सकते हैं, ओल्ड पॉट्स एंड पेन्स को, जो न्यू नॉन स्टिक वेयर्स होते हैं, कुकवेयर होते हैं, उसमें आप एक्सचेंज कर सकते हैं। तो क्या करना है, आपको मैनेजर को एक लेटर लिखना है फर्म के इंक्वायरी करने के लिए कि जो टर्म्स एंड कंडीशन है इस स्कीम की, क्योंकि जनरली क्या होता है, जो अक्सर जो ऐड दिए जाते हैं उसमें अट्रैक्टिव ऐड होते हैं कि लोग उन्हें पढ़ करके बहुत ही उसकी ओर उनका ध्यान खींच जाए, लेकिन उसके पीछे क्या कंडीशन होती है आपने देखा हो, एक छोटा सा स्टार बना देते हैं टर्म्स एंड कंडीशन लिख के, TNC लिख करके। तो वो TNC क्या होती हैं वो समझना सबसे पहले बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर उन्होंने एक लेटर लिखना है उन टर्म्स एंड कंडीशंस को जानने के लिए, है ना। इसमें साइन योरसेल्फ आपको मिसेस स्नेहा गुप्ता के रूप में आपको साइन करना है। ये पार्क लेन कोटा ये एड्रेस होगा, सेंडर का एड्रेस होगा। जनरली सेंडर का एड्रेस और दोनों ही दे दिए जाते हैं, अगर कभी कभी सेंडर का एड्रेस नहीं दिया होता है तो वो हमें अपने आप ही फॉर्म कर लेना होता है। तो देखिए पढ़ते हैं आगे, लेटर को देखते हैं कि इस लेटर को हम कैसे लिखेंगे। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले हमने ऊपर क्या लिखा है, पार्क लेन कोटा, ये किसका एड्रेस है, सेंडर का एड्रेस है, जो हमारा सेंडर है उसने ये एड्रेस लिखा है। डेट लिखी है March 5, 2020, है ना। मैंने फॉर्मेट बताए थे, किसी भी फॉर्मेट में हम इस डेट को लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए द मैनेजर, मतलब ये जो मैनेजर या इस तरह का कोई भी है हम, तो वो भी हमें लिखना जरूरी होता है। उसके बाद हमने उसका एड्रेस नीचे दिया, कंचन कुकवेयर, दिल्ली गेट अजमेर, तो ये दिल्ली गेट अजमेर में भी है, तो ये हमने उस तरह का एडवर्टाइजमेंट दे दिया। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट में हम क्या लिख सकते हैं, इंक्वायरी अबाउट द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द स्कीम। तो इसको लिखना कहीं इतना कठिन नहीं है, किसी भी टाइप का अगर लेटर हो तो हम बहुत ही इजीली लिख सकते हैं। तो उसके बाद देखिए सैल्यूटेशन है हमारा सर। उसके बाद हमने लिखा, यहाँ से हमारा एक इंट्रोडक्शन शुरू हो गया है। आई रीड योर एडवर्टाइजमेंट इन दी हिंदुस्तान टाइम्स, मैंने आपका जो एडवर्टाइजमेंट है वो हिंदुस्तान टाइम्स में पढ़ा। यू हैव एडवर्टाइज्ड, और आपने ये एडवर्टाइज किया, विज्ञापित किया या विज्ञापन दिया, दैट यू हैव अ स्कीम टू एक्सचेंज ओल्ड पॉट्स एंड पैन्स विद नॉन स्टिक कुकवेयर, कि आपके यहाँ जो ओल्ड पॉट्स एंड पैन्स हैं उनको नॉन स्टिक कुकवेयर्स में एक्सचेंज करने की एक स्कीम है। आई एम इंटरेस्टेड इन एक्सचेंजिंग सम ओल्ड पॉट्स एंड पैन्स विद नॉन स्टिक कुकवेयर, और मुझे इंटरेस्ट है, यानी मेरे यहाँ कुछ ओल्ड पॉट्स एंड पैन्स हैं और मैं उनको नॉन स्टिक कुकवेयर में एक्सचेंज करने के लिए इंटरेस्टेड हूँ, इच्छुक हूँ। यू आर रिक्वेस्टेड टू काइंडली लेट मी नो द डिटेल्स अबाउट योर स्कीम, तो वो कहते हैं कि आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमें जो आपकी डिटेल्स हैं आपकी स्कीम की, है ना, वो मुझे पूरी तरह से बताएं, समझाएं। काइंडली ऑल्सो राइट वेदर यू कैन सेंड द गुड्स थ्रू अ रेलवे पार्सल, साथ ही साथ ये भी बताएं कि क्या आप जो भी गुड्स मैं एक्सचेंज करना चाहूँ जो मेरे पास आप सेंड करें, तो क्या उन्हें आप रेलवे पार्सल के साथ में, रेलवे पार्सल के थ्रू सेंड कर सकते हैं। तो लास्ट में हमने दे दिया थैंकिंग यू, ये कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर है। उसके बाद योर सिंसियरली, या फिर हमने योर सिंसियरली लिख दिया, और उसके बाद हम क्या लिख देंगे नीचे, इसमें मैंने लिखा नहीं है ना, इसमें हम अपना नेम या साइन कर देंगे। डेजिग्नेशन अगर कोई है, डेजिग्नेशन वैसे इसमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम एक कॉमन पर्सन है यहाँ पर, तो इसलिए डेजिग्नेशन की ज़रूरत नहीं है, केवल अपना नाम लिख देंगे, है ना। नीचे जो नाम जो हमारा लेटर में दिया था
मिसेज स्नेहा गुप्ता, तो वो हम यहाँ पर नीचे लिख देंगे। तो आई थिंक ये लेटर कैसे लिखते हैं हम इंक्वायरी लेटर, वो आपको समझ में आ ही गया होगा। वैसे इस लेटर में हमने सिंपल सा लिया है। अगर कहीं पर आपको और डिटेल फाइंड करनी है तो आप डिटेल्स को जो डिटेल आपको चाहिए वो आप एक पॉइंट्स बना करके भी बीच में जो मिडिल ऑफ द लेटर है उस पार्ट में आप डिफरेंट पॉइंट्स लिख करके 1 2 3 या ABC कुछ भी लिख करके आपको जो प्रॉब्लम पता करनी है या जो इंक्वायरी करनी है तो वो पॉइंट्स बनाकर भी आप लिख सकते हैं। और स्टूडेंट्स, यदि आपको इसी तरह के किसी लेटर का रिप्लाई करना है तो वो भी बहुत आसान है। जैसे हमने इंक्वायरी की है उसी हिसाब से हम अपने रिप्लाई भी कर देंगे। तो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लेटर फॉर प्लेसिंग ऑर्डर। तो देखते हैं क्या होता है ये। अ लेटर फॉर प्लेसिंग एन ऑर्डर इज रिटन टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर एनी आइटम। यानी ये जो लेटर है वो किसी भी ऑर्डर को प्लेस करने के लिए, किसी भी आइटम के लिए, जैसे हमें कोई आइटम मंगाना है तो हम उसके लिए एक ऑर्डर प्लेस करते हैं, तो उसके लिए हम इस लेटर का यूज़ करते हैं। इट मेंशंस ऑल द डिटेल्स ऑफ द आइटम्स रिक्वायर्ड। और जो आइटम की हमें ज़रूरत है उसकी सारी डिटेल्स हम इस लेटर में मेंशन करेंगे। इट मस्ट स्पेसिफाई डिटेल like an address for delivery, the deadline for delivery, mode of payments etc. और इस लेटर में हमें कुछ स्पेशल डिटेल्स भी लिखनी है, जैसे कि एड्रेस फॉर डिलीवरी की डिलीवरी कहाँ पर करानी है ना, डेडलाइन फॉर डिलीवरी, जो डेडलाइन है मतलब किस डेट तक डिलीवरी होनी चाहिए, और मोड ऑफ पेमेंट के आप किस तरीके से आप पेमेंट करेंगे, तो वो भी आपको इस अपने लेटर में लिखना होता है। देखिए अब पहले पढ़ते हैं फीचर्स ऑफ ऑर्डर लेटर। जो फीचर्स होते हैं वो क्या होते हैं एक ऑर्डर लेटर के। इसमें एन ऑर्डर लेटर इज ए टाइप ऑफ फॉर्मल लेटर। सबसे पहले हम कहेंगे कि ये जो लेटर है वो एक टाइप का फॉर्मल लेटर है। इट इज़ रिटन टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर गुड्स आर्टिकल्स और आइटम्स। और किसी भी तरह के गुड्स आर्टिकल या किसी भी आइटम को मंगाने के लिए हमें ये लेटर लिखना होता है, उसके लिए एक ऑर्डर प्लेस करने के लिए। एज इट इज़ अ फॉर्मल लेटर वी हैव टू फॉलो द फॉर्मेट एंड राइट विद इन द वर्ड लिमिट 100 to 150। तो क्योंकि एक फॉर्मल लेटर होता है तो यही नहीं, कोई से भी फॉर्मल लेटर होते हैं उसमें हमको जो फॉर्मेट को होता है जो पर्टिकुलर उसका, वो हमें फॉलो करना होता है। साथ ही साथ जो वर्ड लिमिट हमारी लेटर के लिए डिसाइड होती है, निर्धारित होती है, वो वर्ड लिमिट भी हमको फॉलो करनी होती है। तो देखिए पहले पढ़ते हैं बॉडी ऑफ द लेटर। जो बॉडी ऑफ द लेटर है स्पेशली हम इस लेटर में क्या लिखेंगे थोड़ा सा हमें इसमें समझना जरूरी है। तो जैसे पैरा 1 है उसमें पैरा 1 शुड एक्सप्लेन फॉर व्हाट आर यू गोइंग टू प्लेस द ऑर्डर। तो पैरा 1 में हमको क्या एक्सप्लेन करना है कि जो कुछ भी हम ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं, जिस किसी भी वस्तु के लिए हम ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं, तो उसकी डिटेल हमें उसका नाम, एक तरह से इंट्रोडक्शन हमें उसमें देना है। Para 2 should talk about the details of the services or products that you are placing the order for। तो ये जो पैरा 2 है वो क्या बताएगा, डिटेल्स ऑफ द सर्विसेज बताएगा, प्रोडक्ट्स बताएगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि सपोज कीजिए कि आप एक लाइब्रेरियन हैं और आपको बहुत सी बुक्स के लिए एक ऑर्डर प्लेस करना होता है, तो हम इंट्रोडक्टरी पैरा में, तो पहले पैरा में तो हम एक इंट्रोडक्शन दे देंगे और जो सेकंड होगा उसमें हम पूरी डिटेल्स देंगे। यहाँ पर जो डिटेल्स हैं वो आप एक टेबल में बना करके भी लिख सकते हैं। जैसे आपको बहुत सी बुक्स चाहिए तो आप एक टेबल बनाएंगे, उस टेबल में एक कॉलम आपका होगा सीरियल नंबर 1 2 3 4 जितनी भी टाइप की बुक हो, और दूसरा आपको डिस्क्रिप्शन बुक का देना होगा, उनका नेम भी हो सकता है वो, जैसे साइंस की बुक चाहिए, मैथ की चाहिए, है ना। और फिर कोई पब्लिकेशन होगा तो वो पब्लिकेशन भी डाल देंगे। अगर वो राइटर है तो एक और कॉलम बनाएंगे, उसमें राइटर का नाम लिख देंगे। एक और कॉलम बनाएंगे, उसमें लिखेंगे हम कितनी क्वांटिटी आपको चाहिए, कितने 1 पीस, जैसे कोई एक पर्टिकुलर बुक है तो उसकी कितनी कॉपी आपको चाहिए, कितने एडिशंस आपको चाहिए, 4 चाहिए, 5 चाहिए, तो वो आप उसमें मेंशन कर देंगे। इस तरह से हम एक टेबल बना देंगे डिटेल में, तो वो टेबल बना देंगे। अभी हम एक एग्जांपल से समझेंगे कि किस तरीके से हमें टेबल बनानी है। पैरा 3 इज गोइंग टू बी द कंक्लूडिंग वन। जो पैरा 3 है वो हमारा क्या होगा, जो कंक्लूडिंग पैरा है, यानी कि एंड वाला पैरा होगा। सो डू नॉट फॉरगेट टू मेंशन व्हाट डू यू वांट इन रेस्पॉन्स फ्रॉम द वन हु इज गोइंग टू रिसीव द ऑर्डर। तो इसलिए इस बात को मेंशन करना ना भूलें कि जो पर्सन इस लेटर को रिसीव करना चाहता है आप उससे रिस्पॉन्स क्या चाहते हैं,
किस तरह का रिस्पांस चाहते हैं। इसमें हम लिख देंगे कि अगर आपको किसी अपने इन आइटम्स पर किसी तरह का डिस्काउंट चाहिए तो आप वो डिस्काउंट के बारे में लिख सकते हैं कि हमें इतने % डिस्काउंट देना है, या फिर आप मोड ऑफ पेमेंट है कि आप किसके थ्रू पेमेंट करना चाहेंगे, ऑनलाइन करना चाहेंगे, कैश पेमेंट करना चाहेंगे। तो जो भी करना चाहेंगे आप वो यहाँ पर मेंशन कर देंगे, और आपको कब तक डिलीवरी चाहिए वो भी आप इसमें मेंशन कर देंगे। तो देखिए इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि हम कैसे एक लेटर प्लेसिंग ऑर्डर वाला लिखते हैं। तो देखिए शुरू करते हैं। यू आर नीरज शेखर, प्रिंसिपल वसंत पब्लिक स्कूल पुणे। तो आप कौन हैं? आप नीरज या नीरजा शेखर हैं स्टूडेंट। ये जरूर याद रखें कि हमको जो नाम है वो हमें अपना नहीं लिखना है, जो हमें लेटर में दिया है वही हमको इसमें मेंशन करना है। तो ये नीरज नीरजा शेखर ये कौन है? ये सेंडर हैं। प्रिंसिपल हैं ये वसंत पब्लिक स्कूल पुणे के। योर स्कूल हैज़ जस्ट स्टार्टेड अ म्यूजिक डिपार्टमेंट, आपके स्कूल ने अभी अभी एक म्यूजिक डिपार्टमेंट स्टार्ट किया है। राइट ए लेटर टू द मैनेजर ऑफ मेलोडी हाउस पुणे, होलसेल सप्लायर ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट फॉर द स्कूल, आस्क फॉर अ डिस्काउंट ऑन द कैटलॉग प्राइसेस। तो आपको क्या करना है, आपके स्कूल ने अभी अभी एक म्यूजिक डिपार्टमेंट शुरू किया है। तो जब आपने म्यूजिक डिपार्टमेंट शुरू किया है तो बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होगी। तो आपको क्या करना है, आपको पुणे में ही एक मेलोडी हाउस है जो कि होलसेल सप्लायर हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के। तो आपको एक ऑर्डर प्लेस करना है बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट अपने स्कूल के लिए मंगाने के लिए। आपको उसमें एक डिस्काउंट के बारे में भी लिख देना है कि जो कैटलॉग प्राइस होती है उस पर आपको कोई स्पेशल डिस्काउंट दे दिया जाए। तो हम उस डिस्काउंट के बारे में भी उस लेटर में लिख देंगे। तो देखिए कैसे लिखते हैं हम इस लेटर को। सबसे पहले हम ऊपर लिखेंगे टॉप लेफ्ट कॉर्नर में जो सेंडर्स एड्रेस है। तो यहाँ हमने लिख दिया वसंत पब्लिक स्कूल पुणे। उसके बाद डेट दे दी हमने February 26, 2018। ये पुराना लेटर है। हम जो डेट लिखेंगे यहाँ पर जो डेट आएगी वो कौन सी डेट आएगी, जिस दिन आप लेटर लिख रहे हैं उसी दिन की आप डेट डाल दीजिए। आपका एग्ज़ाम जिस दिन है और जिस दिन आप एग्ज़ाम में लिख रहे हैं, आप अपने टेस्ट में लिख रहे हैं या कभी भी लिख रहे हैं, तो आप जिस दिन लेटर को लिख रहे हैं उसी दिन की आप यहाँ पर डेट मेंशन कर दें। उसके बाद यहाँ पर रिसीवर्स एड्रेस है। रिसीवर कौन है यहाँ पर? जो मेलोडी हाउस का मैनेजर है। तो हमने लिख दिया द मैनेजर मेलोडी हाउस पुणे, है ना। उसके बाद में हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो सब्जेक्ट में हमने प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। उसके बाद हमने अपना सैल्यूटेशन लिखा। सैल्यूटेशन में हमने डियर मैडम और सर ऑब्लिक लगा के लिख दिया। जनरली अगर हमें पता नहीं हो कि जो मैनेजर हैं वो मैडम होंगी या सर होंगे तो हम दोनों को ही यूज़ कर लेते हैं, डियर मैडम ऑब्लिक सर लिख देते हैं, जिससे कि जो भी हो वो उसको समझ ले। और फिर देखिए शुरू करते हैं। थैंक यू फॉर द कैटलॉग दैट यू हैड सेंट विद द लेटेस्ट प्राइस लिस्ट। तो आप पहले थैंक करेंगे कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें जो कैटलॉग भेजी जिसमें आपके प्रोडक्ट्स की जो लेटेस्ट प्राइस लिस्ट है वो है। आफ्टर गोइंग थ्रू इट, गोइंग थ्रू मीन्स क्या होता है? रीड करना, है ना। गो थ्रू का मतलब रीड करना, रीड को ही हम गो थ्रू कहते हैं। तो आफ्टर गोइंग थ्रू इट यानी इसको पढ़ने के बाद इट वुड बी लाइक टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर द फॉलोइंग आइटम्स, है ना। वी वुड लाइक, हमें खुशी है, हम ये ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं फॉलोइंग आइटम्स के लिए। तो ये हमारा एक इंट्रोडक्टरी पैरा हो गया, है ना। हम इसमें और भी लिख सकते हैं कुछ, अगर हमें लिखना हो तो बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, आपकी बुक में होंगे। तो उसके बाद देखिए यहाँ पर इन्होंने एक टेबल बना दी। इन्होंने यहाँ पर हमने पूरी टेबल तक की तरह ड्रॉ नहीं किया है। हम पूरी जैसे टेबल बनाते हैं लाइंस खींच करके, वैसे ही हम एक टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर हमने प्रोडक्ट का नाम दे दिया है, हम सीरियल नंबर भी लिख सकते हैं, हमें कितने प्रोडक्ट चाहिए। तो 1 2 3 4 5 जो भी है हम वो भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हमें प्रोडक्ट चाहिए जैसे गिटार चाहिए, तबला चाहिए, ड्रम्स चाहिए, ट्रम्पेट चाहिए और पियानो चाहिए। और यहाँ पर हमने उनकी दे दी है क्वांटिटी। गिटार चाहिए 6, तबला चाहिए 3, ड्रम्स चाहिए 3, ट्रम्पेट चाहिए 2 एंड पियानो चाहिए 6। तो ये इस तरह से हम एक टेबल बना देते हैं। और यहाँ पर ये इंस्ट्रूमेंट नेम है। अगर आपके बुक्स नेम है तो आप वहाँ पर बुक्स के राइटर का भी नेम मेंशन कर सकते हैं,
पब्लिकेशन भी मेंशन कर सकती हैं, और जो भी आपका आइटम हो, जो भी आप डिमांड चेक करना चाह रहे हैं या जिसके लिए भी ऑर्डर प्लेस करना चाह रहे हैं, तो उससे रिलेटेड जो भी इंक्वायरी हो, आप सपोज कीजिए कपड़े मंगा रहे हैं, क्लॉथ्स मंगा रहे हैं, आपका एक शोरूम है और आपको उसके लिए कपड़े मंगाने हैं, पैंट्स मंगानी है, टी शर्ट मंगानी है, शर्ट्स मंगानी है, या जो भी आइटम मंगाने हैं, तो वो आप इसमें मेंशन कर देंगे। उसके बाद देखिए नीचे अटैच्ड हियर विद द ड्राफ्ट ऑफ 30% एडवांस पेमेंट, है ना। और उन्होंने क्या बताया कि उन्होंने जो 30% एडवांस पेमेंट का एक ड्राफ्ट भी इसमें अटैच किया है, यानी इसका जो भी इंस्ट्रूमेंट की जो भी टोटल प्राइस होगा उसका 30% वो एडवांस में दे रहे हैं। रेस्ट ऑफ द पेमेंट विल बी मेड आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द लिस्टेड आइटम्स, और फिर उन्होंने लिखा है कि जो रेस्ट ऑफ द पेमेंट्स है वो कब किया जाएगा, जब लिस्टेड आइटम की डिलीवरी हो जाएगी। ऑल्सो काइंडली प्रोवाइड नेसेसरी डिस्काउंट्स ऑन द प्रोडक्ट, साथ ही उन्होंने लिख दिया है कि हमें जो भी नेसेसरी डिस्काउंट अगर जो हो सकता है उस पर वो हमें डिस्काउंट भी प्रोवाइड करें जो दिए गए आइटम्स हैं उन पर। लास्ट में हमारा थैंकिंग यू योर सिंसियरली नीरजा शेखर। तो नीरजा शेखर यहाँ पर कौन है, प्रिंसिपल हैं, है ना, किसके, वसंत पब्लिक स्कूल के। एड्रेस हमने ऊपर लिख ही दिया है, चाहे तो आप यहाँ प्रिंसिपल लिख सकते हैं, प्रिंसिपल वसंत पब्लिक स्कूल। तो इस तरह आपका ये लेटर कंप्लीट हो जाएगा और आप इस तरह के लेटर को बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लेटर ऑफ कंप्लेंट, यानी हम कोई कंप्लेंट लेटर, हमें किसी की कंप्लेंट करनी है तो कैसे लिखेंगे। तो देखिए पढ़ते हैं। सपोज यू प्लेस्ड एन ऑर्डर ऑफ सम आइटम, मान लीजिए आपने किसी आइटम के लिए ऑर्डर प्लेस किया। द क्वालिटी प्रोमिस्ड एंड क्वालिटी ऑफ द आइटम रिसीव्ड इज नॉट द सेम। तो जो क्वालिटी प्रॉमिस की गई थी आपको कि इतनी क्वालिटी का, यानी जो प्रोडक्ट आपको दिया जा रहा है वो ऐसी क्वालिटी का है, एडवर्टाइजमेंट में आपने देखा तो उसमें उसकी क्वालिटी जो प्रॉमिस की गई थी और जो क्वालिटी आपने रिसीव की उस प्रोडक्ट की वो सेम नहीं है, यानी कि क्वालिटी में डिफरेंस है। व्हाट विल यू डू, तो आप क्या करेंगे। यू आइदर वांट टू रिप्लेस देम और वांट योर पेमेंट बैक। तो आप या तो उसको रिप्लेस कराना चाहेंगे या फिर आप चाहेंगे कि आपका जो पेमेंट किया, आपने पैसा दिया उस सर्विस के लिए या उस आइटम के लिए, वो आपको वापस मिल जाए। हाउ कैन यू डू सो, तो आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। दिस इज़ वेयर द लेटर ऑफ कंप्लेंट कम्स इनटू प्ले। तो ये वही है, यानी यहाँ पर आपको लेटर ऑफ कंप्लेंट का यूज़ करना पड़ेगा। एक कंप्लेंट करते हुए आप एक लेटर लिखेंगे और उस लेटर में आपको जो आपको कंप्लेंट हो आपके प्रोडक्ट के बारे में, तो वो आप उसमें मेंशन करेंगे। तो देखिए पॉइंट्स टू रिमेंबर, यानी क्या पॉइंट्स हमको रिमेंबर याद रखने हैं जब हम एक कंप्लेंट लेटर लिखते हैं, हमें किन बातों का ध्यान अपने माइंड में रखना है। तो देखिए वन मस्ट क्लियरली प्रोवाइड द डिटेल्स ऑफ द प्रॉब्लम फेस्ड। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, जो भी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ रही है आप उसकी पूरी डिटेल क्लियरली आप लेटर में लिखेंगे। टेल व्हाट एक्शन यू वांट टू बी टेकन, और आप बताएं कि आप क्या एक्शन लेना चाहते हैं, मतलब क्या चाहते हैं कि क्या एक्शन लिया जाए, क्या वो उसको रिप्लेस किया जाए या फिर आपका पैसा वापस किया जाए, तो वो आप इसमें लिखेंगे। प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन लाइक द डेट और ऑफ अराइवल ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर नंबर और द डिटेल्स ऑफ द प्रीवियस कंप्लेंट इफ़ एनी। तो आपको साथ ही साथ क्या करना है, इसमें आपको जो डेट ऑफ अराइवल है ऑर्डर की, यानी आपको जो ऑर्डर आपके पास पहुंचा, जो भी आपने ऑर्डर किया था, ऑर्डर प्लेस किया था, वो ऑर्डर आपके पास पहुंचा। जैसे आपने पास सबसे पहले एक न्यूज़पेपर में या कहीं भी सड़क पर लगे होर्डिंग्स में एक एडवर्टाइजमेंट देखा किसी भी प्रोडक्ट के बारे में, आपने उस प्रोडक्ट के लिए एक ऑर्डर प्लेस किया और ऑर्डर प्लेस करने के बाद जो एडवर्टाइजमेंट में जो उस क्वालिटी प्रॉमिस की गई थी, आपके पास जो ऑर्डर आया उसमें वो क्वालिटी नहीं थी। तो आपने क्या करना है, जिस दिन आपको वो ऑर्डर मिला उसकी डेट भी मेंशन करनी है, ऑर्डर का जो नंबर था, जो बिल वगैरह आएंगे हमारे पास उस पर ऑर्डर नंबर भी होगा, वो आपको मेंशन करना है। और अगर आपने प्रीवियसली कोई कंप्लेंट ऑलरेडी की हुई है तो आपको उस कंप्लेंट की डिटेल भी उसमें देनी है। जैसे कभी कभी होता है हमने एक बार कंप्लेंट की पर हमें कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला तो हमें दोबारा कंप्लेंट करनी होती है, तो हम उसमें जो हमने प्रीवियस कंप्लेंट की है उसकी भी डिटेल उसमें दे देंगे। गिव अ डेडलाइन टू रेस्पॉन्ड विद इन, साथ ही साथ आपको क्या करना है, एक डेडलाइन भी देनी है कि कब तक आपको रिस्पॉन्स मिल जाना चाहिए। नेक्स्ट देखें, अटैच अ कॉपी ऑफ
और अ स्पेसिमेन ऑफ द इनवॉइस और एनी अदर रिसिप्ट। तो आपके पास जो भी इनवॉइस हो यानी कि जो बिल वगैरह हो, जो भी आपने लिया हो, या दूसरे तरह की कोई भी रिसिप्ट हो जो हमें ऑर्डर रिसीव करते समय मिली हो, तो आप उनकी एक स्पेसिमेन या जीरोक्स कॉपी उसके साथ अटैच कर सकते हैं लेटर के साथ। यूज़ पोलाइट येट असर्टिव वर्ड्स रिगार्डिंग कंप्लेंट इश्यू। देखिए हम कंप्लेंट जरूर लिख रहे हैं, पर कंप्लेंट का मतलब ये नहीं है कि हम सामने वाले को कुछ भी उल्टा सीधा बोल सकें या कुछ भी गलत उसमें उसके बारे में लिख सकें। हमको एक पोलाइट वे यूज़ करना होता है। हमें कंप्लेंट करते हुए भी असर्टिव वर्ड्स हमें लिखने होते हैं, ठीक है। नेवर एक्सक्यूज और मेक एनी एलिगेशन बाय सेल्फ। और साथ ही साथ आपको कोई भी किसी भी तरह का एक्सक्यूज़ नहीं देना है और किसी भी तरह का एलिगेशन या किसी भी तरह का दोष कंपनी पर या किसी पर भी लगाना है। केवल आपको प्रोडक्ट की जो डिफेक्टिवनेस है, जो भी उसका जो भी प्रॉमिस जो क्वालिटी आपको नहीं मिली है, आपको उसके बारे में मेंशन करना है ना कि किसी पर हमें दोष लगाना है, किसी को एलिगेट करना है। तो आइए स्टूडेंट अब एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझ लेते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल, यू आर तरुणा हु बॉट अ न्यू ल्यूमिनस इन्वर्टर फॉर योर होम फ्रॉम आरके इलेक्ट्रॉनिक्स नोएडा। यानी आप तरुण या तरुणा हैं, आपने आरके इलेक्ट्रॉनिक्स नोएडा से अपने घर के लिए एक ल्यूमिनस कंपनी का इन्वर्टर खरीदा, बट फाउंड मैनी फंक्शनल प्रॉब्लम्स एज द चार्जिंग इज नॉट डन प्रॉपरली एंड बैटरी वाटर इज गेटिंग लीक्ड। और आपने जब ऑर्डर रिसीव कर लिया तो उसके बाद में आपको काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही हैं। वहाँ पर चार्जिंग उसकी प्रॉपरली नहीं हो पा रही है और साथ ही साथ जो बैटरी का वाटर है वो भी बार बार लीक हो रहा है। तो राइट ए लेटर ऑफ कंप्लेंट टू द प्रोप्राइटर टू टेक केयर ऑफ द सेम। तो आपको क्या करना है, जो कंपनी का या जो भी ल्यूमिनस इन्वर्टर का जो प्रोप्राइटर है उसको आपको एक लेटर लिखना है कंप्लेंट करते हुए, अपनी इन प्रॉब्लम्स को उसमें मेंशन करते हुए आपको एक लेटर लिख देना है। तो देखिए हम कैसे लिखेंगे इस लेटर को, देखते हैं इसमें। जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया ABC स्ट्रीट। तो यहाँ ABC स्ट्रीट क्यों दिया हुआ है, एक्चुअली वहाँ पर और लेटर में जो आप तरुण या तरुणा है तो एड्रेस आपको नहीं दिया है। आप चाहें तो अपना बनाकर लिख सकते हैं। अगर एड्रेस नहीं भी दिया है तो आप XXX या फिर ABC स्ट्रीट डाल करके नोएडा में है। एक्चुअली आपने आरके इलेक्ट्रॉनिक्स नोएडा से लिया है इन्वर्टर, तो डेफिनेटली नेचुरली है आप भी नोएडा में ही रहते होंगे, क्योंकि स्पेशली हम एक इन्वर्टर खरीदने के लिए किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में या किसी दूसरे स्टेट में तो नहीं जाएंगे, तो आप लोकली होंगे। तो आपने भी अपना नोएडा का ही एड्रेस लिख दिया और 14 अक्टूबर 2000 एक्सेस लिख दिया है। आप जो भी डेट आप लिखना चाहें, है ना, 2020 लिखना चाहें या 1890 जो भी आप लिखना चाहें तो वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद देखिए द मैनेजर आरके इलेक्ट्रॉनिक्स नोएडा, ये हो गया हमारा रिसीवर्स एड्रेस। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट है कंप्लेंट अगेंस्ट डिफेक्टिव इन्वर्टर। तो जो डिफेक्टिव इन्वर्टर है उसके अगेंस्ट कंप्लेंट, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। नेक्स्ट हमारा सैल्यूटेशन है सर, आप डियर सर भी लिख सकते हैं। अब देखिए थ्रू दिस लेटर ऑफ माइन, यानी अपने इस लेटर के थ्रू, इसके माध्यम से आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट वी हैड बॉट अ न्यू ल्यूमिनस इन्वर्टर फ्रॉम योर शोरूम, कि हमने आपके शोरूम से एक नया ल्यूमिनस इन्वर्टर खरीदा था लास्ट मंथ, पिछले महीने। वाइट बिल नंबर DC0432। तो ये जो बिल नंबर वगैरह इस तरह की चीज़ें आप अपने आप क्रिएट कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि जब आप लेटर लिख रहे हो तो आप सोचें कि ये बिल नंबर क्या होगा क्या नहीं हो। आप किसी भी तरह का अपने आप ही किसी भी तरह का फॉर्म कर सकते हैं, है ना, ये डिपेंड्स ऑन योर इमेजिनेशन। तो इट रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट द इन्वर्टर हैज़ डेवलप्ड मैनी फंक्शंस प्रॉब्लम्स इन इट। और वो कहते हैं कि हमें रिग्रेट हो रहा है, पछतावा हो रहा है कि यह खेद है आपको ये इन्फॉर्म करते हुए कि जो इन्वर्टर है ना, मैंने बताया था कि आपको पोलाइट लैंग्वेज यूज़ करनी है, तो हमने लिखा आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू, यानी आपको ये सूचित करते हुए मुझे खेद होता है कि जो इन्वर्टर है उसमें काफ़ी प्रॉब्लम, फंक्शनल प्रॉब्लम जो है क्रिएट हो गई हैं। टू बिगिन विद द चार्जिंग इज़ नॉट डन प्रॉपरली, और इसकी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि इसकी चार्जिंग प्रॉपर तरीके से नहीं होती है। एंड द बैटरी वाटर इज़ गेटिंग लीक, और जो बैटरी का जो वाटर है वो लगातार लीक होता रहता है। इट हैज़ रिजल्टेड इन द इन्वर्टर नॉट टर्निंग ऑन व्हेनेवर दैट इज़ पावर शट डाउन।
तो जब कभी भी क्या होता है कि पावर शट डाउन हो जाती है, बिजली चली जाती है, तो इन्वर्टर अपने आप ही ऑन नहीं हो पाता है। मोर ओवर द बैकअप टाइम इज़ ऑल्सो वेरी शॉर्ट। तो और इसके अलावा जो बैकअप टाइम है इसका वो भी काफ़ी शॉर्ट है, यानी ज़्यादा समय तक वो बैकअप नहीं देता है। आई एम फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम ड्यू टू दिस, और इसके कारण मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है। सिंस द इन्वर्टर इज स्टिल इन दी वारंटी पीरियड, और क्योंकि अभी जो इन्वर्टर है वो अभी भी वारंटी पीरियड में है। आई रिक्वेस्ट यू टू रिप्लेस द सेम एज अर्ली एज पॉसिबल। तो आप इसे जितनी जल्दी पॉसिबल हो सके उसको रिप्लेस करें। आई लुकिंग फॉर एन अर्ली एंड क्विक रिस्पॉन्स फ्रॉम योर एंड, और मैं आपकी तरफ से एक अर्ली और क्विक रिस्पॉन्स की उम्मीद करता हूँ। थैंकिंग यू योर सिंसियरली तरुण। तो यहाँ पर हमने लिख दिया तरुण, ये क्या है हमारा जो नेम है वो हमने लिख दिया। जनरली आपको सिग्नेचर नहीं करने हैं, जो हम साइन में जैसे मैंने लिखा है कि साइन करने हैं, तो आपको जो शॉर्ट साइन होते हैं अक्सर जैसे टीचर्स आपकी कॉपी पर करते हैं, कॉपी नोटबुक आपकी चेक करते हुए, तो उस तरह के साइंस आपको नहीं करने हैं। आपको अपना नाम ही उस पर मेंशन कर देना है ना। और जो अगर आप डेजिग्नेशन उसमें कुछ दिया हुआ है तो वो डेजिग्नेशन, वैसे ऐसे लेटर्स में डेजिग्नेशन की ज़रूरत हमको नहीं पड़ती है। नेक्स्ट स्टूडेंट, अगर आपको कंप्लेंट लेटर का रिप्लाई करते हुए अगर आपको लेटर लिखना है, सपोज कीजिए कि आप ही किसी कंपनी के मालिक हैं और आपने कोई सर्विस या कोई प्रोडक्ट बेचा है अपनी ओर से, और आपके पास उससे रिलेटेड कंप्लेन आती है, तो आपको रिप्लाई करना है। तो क्या लिखेंगे, जैसे सपोज समटाइम यू रिसीव्ड अ लेटर ऑफ कंप्लेन एंड यू वांट टू रिप्लाई टू इट। मान लीजिए कभी आपने एक कंप्लेंट लेटर को रिसीव किया और आपको उसको रिप्लाई करना है। इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट टू ट्राई टू लुक आफ्टर सच कंप्लेंट्स, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि इस तरह की जो कंप्लेंट्स होती हैं उनको हम ध्यान दें, एज दे मे कोस्ट यू योर ऑर्गेनाइजेशंस रेपुटेशन, क्योंकि इसका जो फ़र्क है वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन या हमारी रेपुटेशन पर पड़ता है। अगर हमने कोई प्रोडक्ट सेल किया है ना, और अगर उसकी कोई कंप्लेंट आती है और हम उसको रिप्लाई नहीं करते हैं, तो लोगों का जो बिलीव है और जो ट्रस्ट है हमारी कंपनी पर वो नहीं रहेगा, और फिर वो उसकी रेपुटेशन हमारी कम हो जाएगी। तो व्हाई विल यू डू सो, तो आप ऐसा कैसे करेंगे। हाउ कैन यू प्रोवाइड बेटर कस्टमर सर्विसेज, तो आप बेटर कस्टमर सर्विसेज कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं। तो देखिए कैसे लिखेंगे हम इस लेटर को। सबसे पहले पॉइंट्स टू रिमेंबर, यानी कौन कौन से पॉइंट्स हमको रिमेंबर याद रखने हैं इस तरह का लेटर लिखने हुए। क्लियरली एड्रेस द प्रॉब्लम एंड द ट्रबल कोस्ट टू द कस्टमर। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो प्रॉब्लम है वो पूरी एड्रेस करनी है, और साथ ही साथ जो ट्रबल कोस्ट है वो भी कस्टमर को जो भी ट्रबल कोस्ट हुई है उसको मेंशन करना है। एप्लोजाइज फॉर द एरर ऑन योर साइड, आपकी तरफ से जो भी एरर हुई हो, जो भी मिस्टेक हुई हो उसके लिए एप्लोजाइज करना है, आपको एक तरह से माफ़ी मांगते हुए लिखना है। क्लियरली स्टेट द कोर्स ऑफ एक्शंस यू विल टेक फॉर द अराइजन इश्यू एंड द टाइम अंटिल यू विल डू सो, है ना। आप क्लियरली इस बात को स्टेट करें कि जो कोर्स ऑफ द एक्शन आप लेने वाले हैं, जो प्रॉब्लम उठी है, जो समस्या सामने आई है आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो उस प्रॉब्लम को कब तक आप ठीक करेंगे, पूरा टाइम जो है आप उन्हें बताएं कि और कब तक आप उसे कर पाएंगे। इसके बाद एश्योर द कस्टमर फॉर नो मोर फ्यूचर ग्रीवेंसेस एंड ट्रबल, साथ ही साथ आप अपने लेटर में अपने कस्टमर को ये भी एश्योर करेंगे, ये भी विश्वास दिलाएंगे कि आने वाले भविष्य में किसी भी तरह की समस्या या परेशानी का उन्हें सामना नहीं करना पड़ेगा। बी वेरी क्लियर एंड स्पेसिफिक अबाउट एवरी डिटेल, और साथ ही साथ आप अपने हर डिटेल में पूरी तरह से क्लियर और स्पेसिफिक हों। तो इस तरह का लेटर आप इजीली बना करके लिख सकते हैं, जैसा कि हमने कंप्लेंट लेटर लिखा था, हमें बिल्कुल उसके अपोजिट ही हमें कंप्लेंट का रिप्लाई करते हुए लिखना है। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लेटर टू द एडिटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेटर है और ये हमें अक्सर पूछा जाता है लिखने के लिए, है ना। अगर हमें 2 चॉइस दी हैं तो उसमें से एक लेटर टू द एडिटर डेफिनेटली होता ही है। तो देखिए, अ लेटर टू द एडिटर इज़ रिटन टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर और मैगजीन। मतलब ये लेटर हम किसको लिखते हैं, या तो किसी न्यूज़पेपर या फिर किसी मैगजीन के एडिटर को लिखते हैं, उसका जो संपादक होता है। जनरली इन दीज लेटर्स अ सोशल इश्यू और प्रॉब्लम इज़ हाईलाइटेड। स्पेशली इन लेटर्स में क्या होता है, जो एक सोशल इश्यू होती हैं, सोशल प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको हाईलाइट किया जाता है।
सिंस इट इज़ अ फॉर्मल लेटर द फॉर्मेट इज़ टू बी फॉलोड स्ट्रिक्टली। और ये एक फॉर्मल लेटर है, हम जानते ही हैं, तो हमें फॉर्मेट भी जो फॉर्मल लेटर का होता है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना होता है। फर्दरमोर देयर आर मार्क्स फॉर राइटिंग द लेटर इन अ करेक्ट फॉर्मेट। और साथ ही साथ जो करेक्ट फॉर्मेट में हम जो लेटर लिखते हैं तो हमें उसके भी मार्क्स मिलते हैं। मैंने आपको मार्क्स डिवीज़न पहले ही बताया हुआ है अपने पिछले वीडियो में कि जो फॉर्मेट होता है उसके लिए हमें कितने मार्क्स मिलते हैं, और बाकी जो बॉडी ऑफ कंटेंट होता है, एक्सप्रेशंस होते हैं, उन सब के लिए कैसे कैसे मार्क्स मिलते हैं वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो देखिए, जब भी हमें एक लेटर टू एडिटर लिखना है तो हमको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले रीड योर लेटर एंड इंश्योर देयर इज़ नो स्पेलिंग एरर। सबसे पहले अपनी लेटर को रीड करें, है ना, उसको पूरी तरह से दोबारा से रीड करें लिखने के बाद, और ये इंश्योर करें कि आपने किसी भी तरह की स्पेलिंग एरर नहीं की है। सिंस इट इज़ अ फॉर्मल लेटर यूज़ ओनली फॉर्मल लैंग्वेज। और ये एक फॉर्मल लेटर है, आपको इसमें फॉर्मल लैंग्वेज का ही यूज़ करना है। मीन्स टू से आपको अपने घर की, जो घर पर आप जिस तरह की लैंग्वेजेस बोलते हैं वो लैंग्वेज आपको यूज़ नहीं करनी है। एक तरह के ऑफिशियल, जब हम किसी अदर पर्सन से बात करते हैं तो हमें उस तरह की लैंग्वेज यूज़ करनी है। डू नॉट यूज़ एब्रीविएशन एंड स्लैंग लैंग्वेज इन फॉर्मल लेटर। आप इस फॉर्मल लेटर में एब्रीविएशंस का यूज़ ना करें, जो संक्षिप्त शॉर्ट नेम होते हैं किसी भी चीज़ के, तो उनका यूज़ ना करें, और स्लैंग लैंग्वेज का भी आप इसमें यूज़ ना करें। टेक अ गुड लुक एट वेयर टू पुट कॉमास एट द स्टार्टिंग ऑफ द लेटर। तो लेटर स्टार्ट करने के टाइम आपको कहाँ पर कॉमास का यूज़ करना है, पंक्चुएशन का भी इस लेटर में विशेष ध्यान रखना है, कहाँ पर आपको कॉमा लगाना है, कहाँ पर फुल स्टॉप लगाना है, तो उन चीज़ों का भी विशेष ध्यान आपको रखना है। तो देखिए, अब इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो देखिए, टॉपिक है हमारा पब्लिक डिमॉन्स्ट्रेशन कॉजेज अ लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस इन डेली रूटीन ऑफ कॉमन मैन। जो पब्लिक डिमॉन्स्ट्रेशन है वो क्या करता है, कॉमन मैन के रूटीन, डेली रूटीन में एक बड़ा डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। यू ऑलमोस्ट मिस्ड योर इम्पोर्टेंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन एज पीपल ब्लॉक द हाईवे। यानी आपने क्या किया, आपने एक आपका इम्पोर्टेंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन होने वाला था और आप उसको मिस कर गए। किसकी वजह से? क्योंकि लोगों ने क्या किया, हाईवे को ब्लॉक कर दिया था। पब्लिक डिमॉन्स्ट्रेशन का मतलब क्या होता है कि जब लोग किसी प्रॉब्लम के रिलेटेड या किसी पॉलिटिकल इश्यू के चलते सड़कों पर आ जाते हैं, है ना, किसी तरह का आंदोलन सा छेड़ देते हैं, है ना, भीड़ इकट्ठी कर लेते हैं, कभी कभी वो ट्यूब टायर्स वगैरह जला करके रोड को जैम कर देते हैं, ट्रैफिक को। तो इस तरह की जो पब्लिक डिमॉन्स्ट्रेशन होते हैं उसकी वजह से लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए आपको एक साइड में होकर के किसी के खिलाफ आपको प्रदर्शन करना है। आपको हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार आपको फ्रीडम है किसी भी तरह का प्रदर्शन करने की, तो वो उस तरह से करें कि जिससे किसी को किसी तरह की समस्या को न फेस करना पड़े। तो यहाँ पर क्या करना है, एज तरुण और तरुणा अ स्टूडेंट एस्पायरिंग टू बी ए डॉक्टर। आप तरुण या तरुणा हो, आप एक डॉक्टर बनने के इच्छा वाले एक स्टूडेंट हैं कि आपकी एस्पायर क्या है, डॉक्टर बनना। तो आपको राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया, है ना, आपको टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर को एक लेटर लिखना है, हाईलाइटिंग द नीड टू डिस्करेज सच डिमॉन्स्ट्रेशन, कि इस तरह के जो डिमॉन्स्ट्रेशंस लोगों के द्वारा होते हैं उनको डिस्करेज करने की आवश्यकता है। इस बात को आप हाईलाइट करें। एंड डिस्टर्बेंस, और जो डिस्टर्बेंस बाय पब्लिक ऑन हाईवेज, जो हाईवेज पर पब्लिक के द्वारा जो डिस्टर्बेंस और डिमॉन्स्ट्रेशंस होते हैं उनको डिस्करेज करना जरूरी है। विच कॉजेज अ ग्रेट लॉस ऑफ द टाइम एंड अपॉर्चुनिटी फॉर मैनी, और क्योंकि इनकी वजह से क्या होता है, बहुत सारे लोगों के लिए उनके टाइम का ग्रेट लॉस होता है, साथ ही साथ उनकी अपॉर्चुनिटी का भी लॉस हो जाता है ना। अब जैसे उसको जाना था इम्पोर्टेंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए, लेकिन पब्लिक ने जो है हाईवे ब्लॉक कर दिया, तो वो या तो लेट पहुंचा या फिर वो पहुंच ही ना पाया। तो ये उसकी लाइफ के लिए, उसके करियर के लिए एक बड़ा समस्या बन गया। तो देखिए किस तरह से हम इस लेटर को लिखेंगे। तो सबसे पहले हम टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर सेंडर्स एड्रेस लिखेंगे। यहाँ पर XYZ स्ट्रीट लिख दिया है। यहाँ पर हमें अपना नाम नहीं देना होता है, नाम हमको अपने नीचे ही लिखना है, केवल यहाँ पर हमें एड्रेस देना होता है। तो हमने लिख दिया XYZ स्ट्रीट, क्योंकि यहाँ पर एड्रेस मेंशन नहीं है। न्यू दिल्ली 12 अक्टूबर 2000
20 जो भी आप लिखें, और हमें इसमें लिखना होगा द एडिटर। एडिटर के बाद उसके नीचे हमें लिखना होगा जो भी न्यूज़पेपर में हम दे रहे हैं इस लेटर को, तो उस न्यूज़पेपर का नाम लिखना है। वो टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम, द अमर उजाला, दैनिक जागरण, जो भी आप लिखना चाहें। अगर उसमें दिया है नाम तो आप वही मेंशन करें, अगर नहीं दिया है तो आप कोई भी न्यूज़पेपर का नाम अपने अनुसार लिख सकते हैं, है ना। न्यू दिल्ली, अगर वहाँ पर प्लेस का नाम भी दिया हुआ है तो आप वही लिखें। अगर नहीं दिया है तो नाम भी यहाँ पर, एड्रेस भी कहीं का भी आप यूज़ कर सकते हैं। सब्जेक्ट है आपका इनकन्वीनियंस कॉज्ड बाय पब्लिक डिमॉन्स्ट्रेशन, यानी पब्लिक डिमॉन्स्ट्रेशन की वजह से जो इनकन्वीनियंस, जो असुविधा होती है उसके बारे में आपको बताना है न्यूज़पेपर एडिटर को। तो आगे हम लिखेंगे, डियर सर, through the columns of your esteemed newspaper, I wish to draw your attention towards the public demonstration which have become a routine on roads। तो यहाँ पर देखिए जो शुरू की जो लाइन है वो हम मोस्टली सभी लेटर टू एडिटर में लिख सकते हैं। जो भी लेटर टू एडिटर लिखेंगे ये शुरू की लाइन हम उसमें सभी में लिख सकते हैं, जैसे थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, यानी आपके प्रतिष्ठित समाचार पत्र के माध्यम से, आई विश टू ड्रॉ योर अटेंशन, में आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ किसकी तरफ, द पब्लिक, और यहाँ से टुवर्ड्स द, यहाँ तक हम सभी में लिख सकते हैं। उसके बाद आप जो प्रॉब्लम है, जो आपका सब्जेक्ट है, उसी के बारे में यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, पब्लिक डिमॉन्स्ट्रेशन विच हैव बिकम अ रूटीन ऑन रोड्स, तो ये आपने लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर हमारा ये मिडिल पार्ट आता है, इसमें हम लिखेंगे प्रोटेस्ट एंड पब्लिक डिमॉन्स्ट्रेशन हैव बिकम एन एवरीडे अफेयर ऑन द रोड्स, यानी इस तरह के जो प्रोटेस्ट हैं, पब्लिक डिमॉन्स्ट्रेशन है, वो हमारे रोड्स पर एक एवरीडे अफेयर बन गए हैं, यानी हर दिन आए दिन होते ही रहते हैं। नो अटेंशन इज पेड टू द इनकन्वीनियंस कॉज्ड टू द जनरल पब्लिक, और जो हमारे प्रशासन है, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है, उसकी तरफ से किसी भी तरह का ध्यान इस ओर नहीं दिया जाता है कि इसकी वजह से जो जनरल पब्लिक है उसको कितनी इनकन्वीनियंस का, असुविधा का सामना करना पड़ता है। दे पे नो नीड टू अ कॉमन मैंस वो, और ये जो लोग होते हैं जो डिमॉन्स्ट्रेशन करते हैं वो एक आम आदमी की जो समस्या है, उनके जो कष्ट हैं, परेशानी है, उनकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देते। उन्हें तो केवल अपने प्रोटेस्ट या डिमॉन्स्ट्रेशन करने से मतलब होता है ना। कई बार हमने देखा है कि प्रोटेस्ट हो रहा है, डिमॉन्स्ट्रेशन हो रहा है और पूरी भीड़ इकट्ठी हो गई है, रोड को ब्लॉक कर दिया गया है, और कोई पर्सन है उसमें एक एम्बुलेंस जा रही है, उसमें एक पेशेंट है, उसको बहुत ही अर्जेंट नीड है डॉक्टर की, उसे हॉस्पिटल पहुंचना है, लेकिन वो नहीं पहुंच पाता है। किसकी वजह से? एक भीड़ में ट्रैफिक जैम होने की वजह से, और फिर कुछ भी अनहोनी हो जाती है। तो इस तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। आई ऑल्सो फेस्ड वन सच डेमोन्स्ट्रेशन एंड ऑलमोस्ट मिस्ड एन इम्पोर्टेंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो आपको लिखना है कि मैंने भी इसी तरह की एक डेमोन्स्ट्रेशन को फेस किया और मैंने अपना एक इम्पोर्टेंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन मिस कर दिया। एज पीपल ब्लॉक्ड द हाईवे, क्योंकि लोगों ने हाईवे ब्लॉक कर रखा था और मेरे लिए वहाँ से निकलना पॉसिबल नहीं हो पाया। मोर ओवर देयर इज़ मच लॉस ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टाइम। इसके अलावा साथ ही साथ जो पब्लिक प्रॉपर्टी होती है, सार्वजनिक संपत्ति होती है, उसका भी नुकसान होता है, टाइम का भी नुकसान होता है। इट हैज़ अ ड्रास्टिक इफेक्ट ऑन इमरजेंसी सर्विसेज एज वेल, फॉर एग्जाम्पल एम्बुलेंस, फायर सर्विसेज एट्सेट्रा, है ना। इस तरह के जो डिमॉन्स्ट्रेशंस होते हैं उस पर एक जो इमरजेंसी सर्विसेज होते हैं उन पर इनका बहुत ही ड्रास्टिक इफेक्ट पड़ता है। जैसे एम्बुलेंस है, फायर सर्विसेज है, कहीं आग लग गई है और फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी है वो जा रही है, लेकिन इस तरह का कोई पब्लिक डिमॉन्स्ट्रेशन रास्ते में मिल गया तो वो वहाँ नहीं पहुँच पाती और उस आग लगने की वजह से काफ़ी डिस्ट्रक्शन हो जाता है। सो आई रिक्वेस्ट यू टू पब्लिश दिस लेटर। और देखिए ये लास्ट कह सकते हैं कंक्लूडिंग हमारा पैरा है, तो हम इसको भी सेम लिख सकते हैं सभी लेटर्स में। आई रिक्वेस्ट यू टू पब्लिश दिस लेटर ऑफ माइन इन योर न्यूज़पेपर सो दैट कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ बिकम अवेयर ऑफ द प्रॉब्लम्स एंड टेक द नेसेसरी एक्शन। तो आप अपने न्यूज़पेपर में इसको पब्लिश कराएं जिससे कि जो संबंधित अथॉरिटीज़ हैं वो इस समस्या को लेकर अवेयर हो जाएं और उसके लिए कोई नेसेसरी एक्शन ले सकें। तो ये लास्ट पैरा है और जो फर्स्ट पैरा है वो हम किसी भी लेटर में लिख सकते हैं। थैंकिंग यू योर सिंसियरली तरुणा। तो यहाँ हमने इसको एंड कर दिया। तो आई थिंक ये लेटर भी आपको समझ में आ गया। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जॉब एप्लीकेशन। तो जो जॉब एप्लीकेशन होता है उसे हम कैसे लिखते हैं? तो देखिए, एम्प्लॉयमेंट एप्लीकेशंस मीन्स द लेटर रिटन फॉर गेटिंग अ जॉब। तो एम्प्लॉयमेंट एप्लीकेशन या
जॉब एप्लीकेशन का मतलब क्या है कि किसी जॉब को पाने के लिए एक लेटर लिखा जाना। इट इज़ द प्राइमरी मीन्स ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द जॉब सीकर टू द एम्प्लॉयर। ये एक प्राइमरी मीन है जिसमें कि जो जॉब सीकर है यानी जिसको जॉब चाहिए, नौकरी चाहिए, वो एम्प्लॉयर के सामने अपना इंट्रोडक्शन देता है। थ्रू द जॉब एप्लीकेशन जॉब सीकर ऑफर्स हिज और हर लेबर एंड सर्विस फॉर अ रिटर्न। और इस लेटर के माध्यम से ही जॉब सीकर अपनी जो लेबर है या जो सर्विस है वो उसको रिटर्न करने के लिए कहता है। Therefore, the application for employment acts as a personal advertisement। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो जॉब एप्लीकेशन है, एम्प्लॉयमेंट के लिए जो एप्लीकेशन है, वो एक पर्सनल एडवर्टाइजमेंट की तरह से एक्ट करती है। हम उसमें अपना एडवर्टाइजमेंट करते हैं, यानी हम उसमें अपनी योग्यता लिखते हैं, हमारा अनुभव लिखते हैं, है ना, हम कैसे काम करेंगे, क्या करेंगे, वो सब हम उसमें बताते हैं। जॉब एप्लीकेशन कंटेन्स अपील फॉर द जॉब अलॉन्ग विद द जॉब सीकर्स पर्सनल डाटा लाइक नेम, एड्रेस, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। तो जॉब एप्लीकेशन में क्या क्या होता है, उसमें जॉब के साथ में जो जॉब सीकर है उसकी पर्सनल डाटा भी लिखी होती है ना। उसमें अपील तो होती है कि हमें एक जॉब दे दी जाए, साथ ही साथ उसमें उसकी पर्सनल डाटा भी देनी पड़ती है, जैसे नेम है, एड्रेस है, क्वालिफिकेशन है। साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि हमें इस जॉब एप्लीकेशन में अपना एक बायोडाटा या रिज्यूम हमको इसमें अटैच करना होता है ना। तो देखिए बायोडाटा और रिज्यूम के बारे में हम पढ़ते हैं। बायोडाटा रेफर्स टू अ पर्सन्स लाइफ, एक्सपीरियंस एंड अचीवमेंट। बायोडाटा क्या होता है, किसी पर्सन की जो लाइफ है, उसका अनुभव, उसकी अचीवमेंट्स को रेफर करता है। तो ये बायोडाटा में हमें उनके बारे में लिखना होता है। इट शुड बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल डिटेल्स इन अ स्पेसिफाइड फॉर्मेट। इसमें क्या होता है, एक स्पेसिफाइड फॉर्मेट होता है और ये एक रिप्रेजेंटेटिव होता है एक तरह से आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल डिटेल्स का। इट इज़ जनरली डिवाइड इनटू 4 पार्ट। जनरली हम इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, जैसे हम पर्सनल डिटेल्स देते हैं, क्वालिफिकेशंस देते हैं, एक्सपीरियंस देते हैं और रेफरेंस देते हैं। तो हम एक एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे कि किस तरीके से हमको इस तरह का लेटर लिखना होता है और हमें कैसे उसमें रिज्यूम या बायोडाटा बना होता है। तो देखिए एक एग्जांपल है, यू आर रानी राज, रेजिडेंट ऑफ 121 रामनगर सीतापुर यूपी। तो आप रानी राज हैं, इस एड्रेस में रहते हैं। यू हैव कम अक्रॉस द फॉलोइंग एडवर्टाइजमेंट इन अ डेली, आपने एक डेली न्यूज़पेपर में ये एडवर्टाइजमेंट पढ़ा, नीचे दिया हुआ है, अभी पढ़ते हैं। यू कंसीडर योर सेल्फ सूटेबल फॉर द एडवर्टाइज पोस्ट, और आप अपने आप को इस एडवर्टाइज पोस्ट के लिए सूटेबल समझते हैं। तो आपको क्या करना है, राइट एन एप्लीकेशन अलॉन्ग विद अ ब्रीफ रिज्यूम इन रिस्पॉन्स टू द एडवर्टाइजमेंट, है ना। तो आपको रिज्यूम के साथ में एक एप्लीकेशन लिखना है। तो एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड, ये ऐड दिया था न्यूज़पेपर में। एप्लीकेशंस आर इन्वाइटेड फॉर द पोस्ट ऑफ लेबोरेटरी असिस्टेंट इन अ रेपुटेड पब्लिक स्कूल। द कैंडिडेट मस्ट बी BSc विद 2 years ऑफ एक्सपीरियंस, अट्रैक्टिव सैलरी, अप्लाई टू प्रिंसिपल, नेशनल पब्लिक स्कूल कानपुर। तो ये आपका क्वेश्चन हुआ। अब देखते हैं कि हम इसको कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, सबसे टॉप में एड्रेस लिखा सेंडर का 121 रामनगर सीतापुर। तो हमने इसमें नाम मेंशन नहीं किया। और फिर उसके बाद में हमारी डेट आ गई 23 मार्च 2020। उसके बाद हमारा रिसीवर्स एड्रेस आ गया। ये हम किसको लिख रहे हैं, प्रिंसिपल को लिख रहे हैं, जो स्कूल का प्रिंसिपल है उसको। तो जॉब एप्लीकेशन जो लिखते हैं तो हम उस फर्म के जो हेड होता है उसको ही लिखते हैं। तो स्कूल का हेड प्रिंसिपल होता है। तो द प्रिंसिपल, नेशनल पब्लिक स्कूल कानपुर। इस तरीके से हम एड्रेस लिखेंगे। सब्जेक्ट लिख दिया हमने, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ लेबोरेटरी असिस्टेंट। तो देखिए, डियर सर, दिस इज़ इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट। ये हमें लाइन लगभग सभी में हम लिख सकते हैं कि दिस इज़ इन योर रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट। जैसे आपने एडवर्टाइजमेंट दिया था हिंदुस्तान टाइम्स में, हमें यहाँ पे डेट भी मेंशन करनी होगी कि वो जो एडवर्टाइजमेंट था वो आपका वो किस डेट को न्यूज़पेपर में प्रिंट हुआ था। तो 21 मार्च को हुआ था, है ना। हमने 23 मार्च को ये एप्लीकेशन लिखा है। तो ये हमें ध्यान देना है कि जिस डेट में हम एप्लीकेशन लिख रहे हैं उससे बैक डेट में हमें बताना है कि आपका एडवर्टाइजमेंट तब पब्लिश हुआ था 21 मार्च
2020 फॉर द पोस्ट ऑफ अ लैब असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। आई वुड लाइक टू अप्लाई फॉर द सेम, और मैं इसके लिए अप्लाई करना चाहता हूँ। आई हैव डन माई ग्रेजुएशन इन साइंस, मैंने साइंस में ग्रेजुएशन की है। देयर आफ्टर आई हैव एक्वायर्ड सफिशिएंट एक्सपीरियंस वर्किंग इन वेरियस इंस्टीट्यूशंस, और इसके बाद मैंने बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस में वर्क करने का एक सफिशिएंट एक्सपीरियंस प्राप्त कर लिया है। आई वुड लाइक टू स्विच टू योर प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन फॉर बेटर करियर प्रॉस्पेक्ट्स, और मैं आपके इस प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन को अपने बेटर करियर प्रॉस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए स्विच करना चाहता हूँ, यानी मैं उसमें शामिल होना चाहता हूँ। आई हैव इनक्लोज माई रिज्यूम, मैंने अपना रिज्यूम भी इसमें इनक्लोज किया है। एंड होप माई पर्टिकुलर्स वुड मीट द रिक्वायरमेंट्स, और उम्मीद करता हूँ कि मेरी जो पर्टिकुलर्स हैं, मेरी जो डिटेल्स हैं, वो आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही होंगी। योर सिंसियरली रानी। तो ये हमने लिख दिया। इसके बाद देखिए यहाँ पर हमने ये रिज्यूम भी लिया। रिज्यूम को हमें कैसे लिखना है, ये भी हम एक अलग टेबल बना करके लेटर में, जब हम लेटर लिखेंगे आंसर शीट में, तो हम पहले तो वो वाला पार्ट लिख देंगे जो अभी हमने पढ़ा। उसके बाद हम उसी के बाद में एक टेबल बना देंगे, और उस टेबल में ये रिज्यूम या बायोडाटा अपना लिख देंगे। हम यहाँ पर बायोडाटा भी लिख सकते हैं ऊपर, और रिज्यूम भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले उसमें हमारा होगा नेम, इसी तरह से हमें लिखना है, और पूरा जैसे इसमें लिखा हुआ है पूरा स्पेस देते हुए एक अच्छे डिज़ाइन में, उसी तरह से आपको लिखना है। ये नहीं कि उल्टा सीधा लिख दिया आपने। तो आपने लिखना है सबसे पहले नेम, रानी लिख दिया, फादर्स नेम लिख दिया अपना, मिस्टर श्याम शंकर, DOB, डेट ऑफ बर्थ लिख दी, एड्रेस लिख दिया। उसके बाद आपने एजुकेशन लिख दी, BSc बायोलॉजी, और इसके अलावा जो भी हो वो आप लिख दें। अपने आप ये सारी अपने आप ही बनानी है, कहीं से भी इनको लर्न नहीं करने की ज़रूरत पड़ेगी। इसको जो आप लिखना चाहें वो आप लिख सकते हैं। एक्सपीरियंस आपने लिख दिया, जैसे 2002 से 5 तक लैब असिस्टेंट के रूप में काम किया GG पब्लिक स्कूल में, और 2005 से टिल डेट तक लैब असिस्टेंट के रूप में काम कर रहे हैं SS कॉन्वेंट स्कूल में। हॉबीज़ और इंटरेस्ट लिख दिए आपने, रीडिंग, पेंटिंग, आप कुछ भी लिख सकते हैं जो आपको चाहे। रेफरेंस का मतलब आपको कौन जानता है। यहाँ पे ये मिस्टर D श्रीवास्तव हैं, सारस्वत जो कि प्रिंसिपल हैं समरसेट इंटरनेशनल स्कूल न्यू दिल्ली के। तो ये रेफरेंस में दिया है कि मतलब अगर वो पता करना चाहें स्कूल वाले कि आप इस स्कूल मिस्टर प्रिंसिपल हैं जो यहाँ के, उनसे वो पता कर सकते हैं कि आपके बारे में, आपकी डिटेल्स के बारे में। तो इस तरह का कोई रेफरेंस हम दे देते हैं। ये भी हमको बना करके ही लिखना होता है ना। तो जब आप रियल में अपने लिए लेटर लिख रहे हो तब आप किसी पर्सन का दें, जब आप एग्ज़ाम में जब ये लेटर लिख रहे हो तो फिर आप कोई सा भी अपना इमेजिन करके लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आई थिंक कि ये लेटर भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आई थिंक कि आपको सारे लेटर जो आज मैंने आपको समझाए वो आपको अच्छे से लिखना आ गए होंगे कि फॉर्मल लेटर हम कैसे लिखते हैं। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, कोई क्वेरी हो, तो वो आप मुझे सेंड कर सकते हैं, और मैं आपको बहुत से लेटर्स भी दूंगा, एग्जाम्पल दूंगा, टॉपिक्स दूंगा जिस पे आपको लेटर लिखने होंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।